हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग आपके आने वाली अपकमिंग एग्जामिनेशन आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। आज का ये डे 2 होने वाला है। अगर आपने इसके पहले का सेशन नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। ये एग्जामिनेशन में जो 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 20 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के, वो काफ़ी गेम चेंजिंग होते हैं, क्योंकि 40 ऑन 40 आपको लाना है। या फिर हम लोग एक एवरेज स्कोर भी अगर हम लोग कहते हैं तो एटलीस्ट 35 प्लस क्वेश्चन भी अगर आप करेक्ट निकाल के लाते हो तो काफ़ी आपका इसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक होते हैं गाइस जो आपको इंटरेस्ट से डेवलप करने होते हैं, और आपको अच्छी तरीके से समझ के अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो तो चाहे जितना आपने नॉन टेक्निकल की जो बाकी के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका काउंटेबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी की तैयारी करके रखिए। लेकिन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स चाहिए तो ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजिंग आपके लिए हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए। इसीलिए इस सीरीज को आपको कंटिन्यूसली देखना होगा। जो मैं आपको टिप्स एंड टेक्निक बताता हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस स्कोर करने के लिए, वो आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए क्या होता है, जिस चीज़ को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इग्नोर करते हैं इनिशियल लेवल पे, वही हमें काफ़ी बड़ा जो है एग्जामिनेशन में डाउट देके चले जाता है, और उसी के कारण हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो अगर आपको शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। ओके, सो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं गाइस। अगर आप कोचिफाई पे नए हो गए तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप कोचिफाई को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आप कोई भी इसमें अपडेट मिस ना कर सको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ हमारे पास में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेशंस अवेलेबल है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ये प्रूवन रह चुके हैं दोनों भी क्लासेस हमारे। ठीक है, साथ साथ अक्टूबर का करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग अफेयर्स, नवंबर का भी जल्दी से जल्दी आने वाला है, 1 या 2 दिनों के अंदर। ठीक है, उसके अंदर भी सेम टॉपिक कवर अप होंगे। साथ साथ आपको जो बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, सितंबर के, या फिर अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए फुल मंथली तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको उसको वॉच करना होगा तो उसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर इसकी प्लेलिस्ट वो है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। जनवरी से लेके अभी तक सारे के सारे हमारे पास में करंट अफेयर्स की जो बुक्स है गाइस अवेलेबल है, उसको आप जरूर अवेल कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी हमारे सेशन को। देखते हुए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर यूजेस द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन। देखिए, नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास में, आपको पता ही होगा, जिसमें आता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। तो जो कंप्यूटर यूज करता है ये कौन सी नंबर सिस्टम यूज करता है। अब देखिए, आंसर तो काफी आसान है इसका, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो सकता है कि कंप्यूटर में कौन सी बाइनरी लैंग्वेज होती है। अब देखिए, ऑप्शन इस तरीके से इसलिए हो गया, नहीं तो काफी कबार क्या होता है, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ऑल ऑफ दिस, इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ऑल ऑफ दिस ऑप्शन रहता है या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा रहता है तो आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन का आंसर है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए बाइनरी का जो ये होता है हमारे पास में बेस, वो होता है 2। ठीक है, ऑक्टल का होता है हमारे पास बेस 8, डेसिमल का होता है हमारा बेस 10, हेक्साडेसिमल का होता है बेस 16। हेक्साडेसिमल में भी हमारे पास में कौन से डिजिट्स रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में आता है A B C D E एंड F। ठीक है, मतलब 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक कि इसका हमारे पास में लेटर्स रहते हैं। ठीक है, ये न्यूमर नंबर्स हो गए, और यहाँ पे हमारे पास में लेटर्स हो गए। ठीक है, डेसिमल में कौन से रहते हैं, डेसिमल में सिर्फ 0 to 9 रहता है। ठीक है, ऑक्टल में कितना है, 0 to 7 रहता है। ठीक है, बाइनरी में कितना रहता है, 0 और 1। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है ये बाइनरी नंबर्स में ही डेटा को स्टोर करते हैं। अल्टीमेटली जो सबसे एंड प्रोसेस जो होती है, ठीक है, वो 0 और 1 में ही होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 लैंग्वेज ही समझ में आती है, एक तो ऑन या फिर ऑफ, हाई या फिर लो। ठीक है, तो ये लो और हाई की जो लैंग्वेजेस है इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। कुछ मैं आपको जो है क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, उसको प्लीज़ थोड़ा सा अच्छी तरीके से फोकस से समझिएगा, एग्जामिनेशन में जरूर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन हो गया और हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम शेयरिंग और ऑनलाइन कंप्यूटेशन जो है वो कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पॉसिबल हो पाया। ठीक है, टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंप्यूटेशन, तो ये जो टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंप्यूटेशन है हमारे 3rd जनरेशन में पॉसिबल हो पाया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये जो 3rd जनरेशन है ये जिसमें आईसीस का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, काफ़ी कबार जो है ये 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd और 4th जनरेशन जो है, इसके ऊपर आपको इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ये काफ़ी डोमिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे 1st इसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे, 2nd इसमें ट्रांजिस्टर थे, 3rd इसमें आईसीस थी, 4th इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड बेस्ड सर्किट्स थे। ठीक है, और 5th में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। तो इसमें ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, बन गया, काफ़ी सारे लोगों ने इसके अंदर करके रखा। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस भी आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आईसीस के अंदर
अंदर हम लोग रिमोट शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन कंप्यूटेशन ये पॉसिबल हो सकता था। इसके एग्जाम्पल्स भी बनते हैं, तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ज़रूर इसको रिवाइज करके जाइएगा एक बार। अब होता क्या है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि इन अ थर्ड जनरेशन द टेक्नोलॉजी वॉज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया जाता है, रिप्लेस्ड बाय बोला गया, ठीक है। रिप्लेस बाय मतलब क्या है, और आपको ऑप्शन में क्या रहता है, इन थर्ड जनरेशन, ठीक है, द टेक्नोलॉजी वॉज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, टू आईसी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिप्लेस्ड बाय हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड जनरेशन आया तो आईसी का ही मार्क करके आ जाता है, लेकिन ये गलत हो जाता है, ठीक है। रिप्लेस बाय का मतलब है उसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। सेकंड जनरेशन को किसने रिप्लेस किया, ठीक है, या फिर हम लोग कहेंगे फर्स्ट जनरेशन को किसने रिप्लेस किया, तो फर्स्ट जनरेशन को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने सेकंड जनरेशन में आते हुए। ऐसे जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरीके से कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है, सेकंड जनरेशन में आते वक्त उसने ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया, जब वो थर्ड जनरेशन में आया तो उसको आईसी ने रिप्लेस किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन समझना, ठीक है। क्लियर हो चुका है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास में ट्रांजिस्टर के लेवल पे हमारे पास अवेलेबल हो गई थी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज किया इसने, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज थी, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज थी, फोरट्रॉन, कोबॉल, बेसिक्स, इसके फुल फॉर्म भी बनते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया, जैसे हो गया हमारे पास में ओरेकल। क्लियर हो चुका गाइस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। थोड़ा सा क्विकली लेते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग वही रिडंडेंटली पढ़ेंगे, उसमें कोई सेंस नहीं बनेगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मैंने बता दिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। सो देखिए अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Multi-user system provided cost saving for small businesses because they use a single processing unit to link several, ठीक है, to several is dash। इसका मतलब क्या है कि क्या कह रहे हैं, मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग्स फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल इज डैश, इज कॉल्ड डैश। तो इसी को हम लोग कहते हैं डम टर्मिनल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए काफी कवर जो है इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आइए कि मेन फ्रेम, लैपटॉप, डम टर्मिनल्स, वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर में क्या डिफरेंसेस होता है करके मैंने इसका काफी डिटेल में बताया चुका होगा इसके पहले के सेशंस में। अगर आपको उसका पर्टिकुलर लिंक चाहिए होगा जिसमें अपने हमें कंप्यूटर हार्डवेयर से हमने डिस्कस किया था, वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तीन कौन से मेन पार्ट रहते हैं प्रोसेसर का, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर्स आर डैश, ठीक है, जिसमें ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ALU रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है या फिर रैम रहता है, ठीक है। तो समझिएगा गाइस, प्रोसेसर में जनरली 3 मेजर पोर्शन रहते हैं। एक तो रहता है ALU कंट्रोल यूनिट और हमारा पास रजिस्टर रहता है, ठीक है। ओके, प्रोसेसर में क्या क्या रहता है हमारे पास में, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट रहता है एंड जिसके बाद में रहता है रजिस्टर। ओके, ये देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे बाकी फ्लो का जो डेटा फ्लो रहता है सिस्टम के अंदर, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। रजिस्टर या फिर मेमोरी यूनिट ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम और डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, जो टेम्पररीली स्टोर होते हैं। अब देखिए रजिस्टर मतलब क्या होता है, ये अल्टीमेटली स्टोरेज डिवाइस ही है, ठीक है, लेकिन काफ़ी क्विक और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो होने वाले हमारे ऑपरेशंस रहते हैं वो रजिस्टर में रहते हैं। क्विक डेटा जो हमारे पास रजिस्टर जो स्टोर होता है या फिर जो प्रोसेस होता है वो रहता है रजिस्टर के अंदर। देन रहता है हमारे पास में ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, जो परफॉर्म होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इस तरीके से जो ऑपरेशन रहते हैं वो ALU द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। जो 3 मेजर पोर्शन होते हैं वो रहते हैं हमारे पास ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इसमें भी हमारे पास में ALU कंट्रोल यूनिट और रैम है। काफी बार हमने एक ऑप्शन में देखा था रोम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिक्स के ही क्वेश्चन जो आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं वो आपको बताना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो चुका। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की और हम लोग क्वेश्चन देखते हुए हमारा नेक्स्ट, ठीक है। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इज लोकेटेड इन अ रोम टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ डिवाइस शुड ऑपरेट। देखिए एक जो है इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो कि रोम के अंदर लोकेटेड रहता है और वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हमारा डिवाइस जो है ऑपरेट होना चाहिए। अब देखिए रोम क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसका मतलब क्या है, अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया,
ठीक है, तो हमारा जो डेटा है वो एज इट इज़ रिटेन रहता है, डेटा वो इरेज नहीं होता है। क्लियर है? तो इसके अंदर के जो हमारा फर्मवेयर रहता है, ठीक है, ये एक हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। फर्मवेयर के अंदर एक चिपसेट भी रहती है और उसके अंदर एक कुछ एम्बेडेड प्रोग्राम भी रहता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बेडेड प्रोग्राम। एम्बेडेड प्रोग्राम, तो ये जब वो मैन्युफैक्चरिंग होता है तब उसके अंदर वो इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर रहता है जो कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ रहती है, ठीक है, जो डिवाइस को ऑपरेशन करने के लिए एकदम इनिशियल लेवल पे जो ऑपरेशन करने के लिए जो ये रहता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसके अंदर स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो ये रोम में रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे आपका रैम भी आपको आ सकता है, हार्ड डिस्क वगैरह ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं, तो क्लियरली समझ के हुए चलना होगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल है, पूछा गया शॉर्टकट कमांड टू इंक्रीज और डिक्रीज फंड साइज इन एमएस वर्ड और फिर या फिर पावर पॉइंट। तो फंड साइज की जो है साइज अगर हमें घटानी है या फिर बढ़ानी है तो उस केस में हम लोग कौन सा इसमें से शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अगर हमें इंक्रीज करनी होगी तो कंट्रोल प्लस ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। और अगर हमें डिक्रीज करनी होगी तो कंट्रोल प्लस हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें इंक्रीज करनी होगी तो दूसरा भी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ठीक है। एंड डिक्रीज करनी होगी तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये जो है हमारी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। प्लीज़ इस जो शॉर्टकट कीज होती है, ठीक है, मैं आपको कहूँगा अगर आपके पास लैपटॉप है तो यू ऑलवेज ट्राई इट, ठीक है, मैं कहूँगा यू ऑलवेज ट्राई इट कि आप उसको एक बार अटेम्प्ट करके देखो, होता क्या उसके आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या कह रहा है। विच इज द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन अ विंडोज टास्क मैनेजर। अब देखिए, विंडोज टास्क मैनेजर के अंदर जो हमारे पास रनिंग प्रोसेसेस रहते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन रहता है, ठीक है, या फिर हमारे पास हार्ड ड्राइव यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है, या फिर वाईफाई का हमारा सिग्नल कितना स्ट्रांग चल रहा है, फिर कितना रिसीवर सेंड हो रहा है, ठीक है, ये आपको वहाँ पे विंडोज टास्क मैनेजर में रहता है, ठीक है। इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल कीजिए तो गाइस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। अब मुझे बताइएगा, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, क्या इसके बदले अगर हम लोग और हमारे पास कोई शॉर्टकट की है, अगर होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जरूर आप नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। क्लियर हो चुका। और हाँ, लास्ट टाइम में हमने जो क्वेश्चन पूछा था गाइस, ठीक है, कि जो गूगल द्वारा रिलीज अभी हमारा नया AI इंजन है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेमिनी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसका करेक्ट आंसर दिया गया, सो आई अप्रिशिएटेड, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन डी। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू की। देखिए, कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये क्या करती है? ये भी जिस लेटर को सिलेक्ट करके रखा है उसको सबस्क्रिप्ट करती है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में काफ़ी कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कंट्रोल प्लस ये है, ठीक है, ये सब सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट रहा तो हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू का हम लोग बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की, ठीक है। प्लस और इक्वल की में एक ही इसमें रहता है एक्चुअली, वो जो की रहती है ना, वही बैक स्पेस के बाजू में रहती है, ये प्लस और इक्वल टू एक ही इसमें प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका, दोनों भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू रहा तो सुपरस्क्रिप्ट रहेगा, ओनली कंट्रोल प्लस इक्वल रहा तो सबस्क्रिप्ट। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट रेंज ऑफ फॉर प्रिंटिंग इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर पेजेस को सिलेक्ट करना होगा, जैसे मान लो 1 to ये करना है, ठीक है, 1 to 2 करना है, ठीक है, इसके बाद में 4 to only 7 करना है, ठीक है, फिर हमारे पास में है 10 to 11, इस तरीके से। तो इसको रेंज ऑफ पेजेस को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की या कौन सा हमारा बेसिकली सिंबल यूज करते हैं, तो हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइफन मतलब ये ऐसा डैश होता है, ठीक है। अगर आपको रेंज ऑफ पेपर सिलेक्ट करने को तो 1-2 इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, 1-4 इस तरीके से, ठीक है। तो 1 to 4 ही सिलेक्ट हो गया वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो चुका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सा ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही है, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन ए में हमारे पास में माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, नहीं है। माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, प्रिंटर आउटपुट है, नहीं होगा। माउस इनपुट है हमारे पास में, ठीक है, कीबोर्ड भी इनपुट है, प्लॉटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार लिस्ट पढ़ के जाइएगा। अब देखिए, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आजकल प्लॉटर हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास में जो टैबलेट्स हो गया, या फिर एक मॉनिटरिंग स्क्रीन वगैरह ऐसे ऑप्शन आपको दे देते तो आपको
आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। अगर आप उसको यूज़ करते वक्त ही आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं माइक से बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी माइक क्या है गाइस, ठीक है, अब अभी सोच के देखिए मैं माइक में क्या इनपुट दे रहा हूँ, वॉइस इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, क्लियर हो चुका। स्पीकर क्या है, स्पीकर से आपको आवाज़ सुनाई देती है, वो क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। इस तरीके से आपको डिवाइसेस को रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आसानी से इसका आंसर करेक्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ अगर आपको 10 डेज के अंदर, विद इन 10 डेज के अंदर अश्योर्ड 35 प्लस, मैं तो ये करूँगा 41 40 भी आप ला सकते हो गाइस, ठीक है, लेकिन कुछ 3 से 4 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के बेस जो कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं कहूँगा 35 प्लस आपको अश्योर्ड स्कोर लाना है तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जो कि हमारा कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स काफ़ी प्रूवन रह चुका है 2 सालों से कोर्स, ठीक है, और इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें एक ही एक्सप्रेस कोर्स के अंदर हमने कवर करके रखी है, ठीक है। सारे सेशन आप देख लोगे और ई बुक के माध्यम से रिवाइज कर लेते हो तो कोई भी आपको अलग दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इसके लिए कूपन कोड है गाइस स्पीड 50, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। फ्लैट 249 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए आप इससे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर अपने इसको ज्वाइन करना होगा तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, गिव इट अ ट्राई, आप कभी भी इसमें डिसअपॉइंट नहीं होंगे। काफ़ी सारे लोगों ने इससे सिलेक्शन दिया, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास में सुपर बैंकिंग कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है जो अभी भी डिस्काउंट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। बैंक 60 कूपन कोड को अप्लाई करके आप सिर्फ 510 रुपीज़ में एनरोल कर सकते हो, पूरे साल भर की कोर्सेज की कीमत हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर करके रखे हैं, ठीक है। आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो गाइस, और अभी हमने वेबसाइट भी लॉन्च करके रखी है जहाँ से आप बाकी ई बुक्स वगैरह भी रीड कर सकते हो, ठीक है। बढ़ती हुई हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सोर्स, a lens and a light sensor which translate optical impulses into electrical signal and also contain decoder circuitry which analyzes a special coded image of a thick and thin lines, ठीक है। ये काफ़ी हाईलाइट करने के लाइन्स है, थिक एंड थिन लाइन्स आपने देखा होगा, इसे ब्लैक कलर में रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं इस बार कोड, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं बार कोड। तो एक ऐसा एक हमारा डिवाइस रहता है जिसके अंदर एक लाइट सोर्स रहता है जो सेंड करता है सिग्नल को, और एक लाइट सेंसर रहता है जो हमारे पास सेंसर को, रिफ्लेक्टेड लाइट को ये करता है, ठीक है, सेंस करता है। तो उस ऑप्टिकल इम्पल्सेस को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसको डिकोड करता है, ठीक है। सो दैट जो है वो जो स्पेशल कोडेड थिक एंड थिन लाइन्स है वो उसके अंदर कौन सा कोड छुपा हुआ है करके, तो उसको हम लोग कहते हैं बार कोड रीडर, आपने देखा होगा इस तरीके से। ये क्या करता है, ये थिक एंड थिन लाइन्स को हमारा रीड करता है। अब देखिए तो क्यूआर कोड हो गया, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बार कोड में हमारे पास इस तरीके से वर्टिकल बार्स होते हैं, ठीक है, थिक एंड थिन लाइंस के, तो उसको भी रीड करने का ये काम करता है। इसके अंदर ऑप्टिकल एनकोडर रहता है, एक ट्रांसमीटर रहता है, ये लाइट सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है और रिसीव करता है एक इम्पल्सेस के माध्यम से, और उसके कारण क्या होता है जनरली ये इसके अंदर जो भी हमारे पास एम्बेडेड कोड है वो हमारा रीड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द रीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैशे मेमोरी इज, ठीक है। कैशे मेमोरी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका कारण क्या है कि क्यों हमें कैशे मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए इसके कारण क्या होता है गाइस, हमारी जो इंटरनल मेमोरी रहती है सिस्टम की वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर आपको कोई भी डेटा, कोई भी हमारे पास प्रोग्राम रन करना रहा तो उसमें सबसे ज़्यादा रहता है हमारे पास में डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखिए कोई भी डेटा प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें जो है वो डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना रहेगा, ठीक है। अगर आपने इसको इनपुट दे दिया, ठीक है, अगर आप एक वर्कर हो, ठीक है, ठीक है, अगर आप एक कोई भी एक एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको डेटा प्रोसेस करना है तो आप कहोगे कि सर हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, वो हमें चाहिए। एक तो आपको फाइल्स दिए जाएंगे हार्ड कॉपी, ठीक है, या फिर आपको जो है पेन ड्राइव में, या फिर हम लोग जो कहेंगे कि कंप्यूटर्स में आपको डेटा दिया जाएगा, तो वो डेटा आपको स्टोर करना रहेगा। उसी तरीके से क्या होता है कि जो इंटरनल मेमोरी रहती है, ठीक है, वो एक इंटरनल प्रोसेसर रहता है, उसके अंदर हमें काफ़ी क्विक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मल्टीपल क्विक ऑपरेशंस करने रहते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमें ऐसी मेमोरी रहती चाहिए जो क्विक रिस्पॉन्डिंग हो, ठीक है, जिसकी जो स्पीड हो काफ़ी हाई हो। हालांकि इसके जो कैशे मेमोरी का जो साइज़ है काफ़ी कम रहता है, लेकिन इसकी स्पीड जो रहती है ऑपरेशन की काफ़ी हाई रहती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा ये जो इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, ये हमारा बढ़ाता है। यहाँ पे ऑप्शन पे टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ ऑपरेशन प्रोसेसर मेमोरी, ये गलत हो जाएगा। टू रिड्यूस मेमोरी एक्सेस एंड साइकिल, ये गलत हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच बटन इज ऑल्सो कॉल्ड एज
मिडल बटन एंड यूज एज अ थर्ड माउस बटन फॉर बाय प्रेसिंग ऑन इट। ठीक है, ये जो बटन रहता है गाइस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रॉल व्हील। ठीक है, ये अप एंड डाउन करने के लिए हमारे पास, ठीक है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बटन भी रहती है, इसको भी प्रेस किया जा सकता है। ठीक है, इसको प्रेस करके क्या होता है, एक हम लोग नहीं क्या स्क्रॉल लॉक एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आता है, अगर आपने कहीं करके देखा होगा ऐसा स्क्रॉल लॉक होता है। तो सिर्फ आपने इसको बिना स्क्रॉल किए करके माउस को ऊपर और नीचे अगर आपने हॉवर किया तो भी आप इसको जो है जो पेज है उसको स्क्रॉल अप या फिर डाउन कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पास स्क्रॉल व्हील, ये जो ऑप्शन के बटन रहते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस, एक क्वेश्चन जरूर है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से है कि आपको जो रिबन्स रहते हैं वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रांसलेट फंक्शन जो है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पावर पॉइंट 2016 के अंदर कौन से टैब में रहता है। तो ये जो ट्रांसलेट रहता है, ये जो ट्रांसलेट फंक्शन रहता है, ये रिव्यू टैब के अंदर रहता है गाइस। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये लैंग्वेज ग्रुप के अंदर ये रहता है हमारे पास, रिव्यू टैब हो गया, ये लैंग्वेज ग्रुप हो गया, उसके अंदर ये ट्रांसलेट फंक्शन रहता है। ठीक है, अब रिव्यू के अंदर क्या आता है, प्रूफिंग आता है, एसेसिबिलिटी आता है, इनसाइट्स आता है, एक्टिविटी आता है, कमेंट्स आता है। ठीक है, एंड कंपेयर आता है, इंक आता है। ठीक है, वन नोट की बेस के अंदर लिंक आता है। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रांजिशन के अंदर क्या आता है, स्लाइड शो के अंदर, व्यू के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, ये जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और शॉर्टकट की के ऊपर थोड़े ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जरूर आपको पूछे जाएंगे इस साल भी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ लिंक इन द MS वर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या पूछा गया, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द लिंक इन द MS वर्ड। ठीक है, अगर हमें लिंक ऐड अप करनी है MS वर्ड के अंदर तो कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+K इस शॉर्टकट की। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी आपको शॉर्टकट कीज के आपको मैं टेबल्स दे के चल रहा हूँ, एक बार जरूर गो थ्रू करके जाइएगा गाइस। ठीक है, वर्ड के शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, Ctrl+K ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Ctrl+U अंडरलाइन का होता है, V मतलब पेस्ट का होता है, Y और Z आपको पता ही होगा अंडू और रिडू करने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये HG+ ऑप्शंस को ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, Ctrl+D फंट ऑप्शंस ओपन करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी स्टार्टिंग के में मैंने बता दिया। ठीक है, आपको फंट को एक स्टेप अप, जो फंट की जो साइज़ है एक स्टेप अप करने के लिए, डाउन करने के लिए कौन से आपको शॉर्टकट कीज़ है, ये भी आपको यहाँ पे मैंने मेंशन करके ज़रूर इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करके जाइएगा। यहाँ पे और मैंने आपको मेंशन करके। ठीक है, क्लियर हो चुका। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। इसमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो वो है हमारे पास में, देखिए अमेजॉन वेब सर्विसेज या क्लाउड सर्विसेज। अब देखिए क्लाउड सर्विसेज मतलब क्या होती है कि क्लाउड पे डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, यानी क्लाउड सर्विसेज देने के लिए AWS है, करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, ये भी है हमारा, IBM भी है, लेकिन इंटेल नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी तक के तो कोई हमारे पास क्लाउड सर्विसेज नहीं है इंटेल के पास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। ठीक है, रोम की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा ऐसा गुणधर्म है उसका कि जो उसको यूजफुल बनाता है। तो देखिए जो डेटा रहता है रोम के वो हमारा नॉन वोलाटाइल रहता है। उसका मतलब क्या है कि वो अगर हमारा पावर लॉस भी हो चुका है, ठीक है, तो भी उसके अंदर एज इट इज़ रहता है। रैम के अंदर ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है सिर्फ। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, डेटा अगर उड़ जाता है अगर अपने सिस्टम को ऑफ करके रखा है। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा गाइस। हमें जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है, ठीक है, 359 का, वो हमें पूछा गया। अब देखिए ऑक्टल करना है कन्वर्ट, तो 359 हम लोग किस तरीके से करेंगे। ऑक्टल इक्विवेलेंट का पूछा गया, डेसिमल में गिवन है गाइस डायरेक्टली, तो हम लोग ऑक्टल में करना है तो इसका बेस रहेगा 8। ठीक है, क्लियर हो चुका। तो बेस 8 से हम लोग इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं 8। ठीक है, तो 44 8 जा, ओके, जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वहाँ पे 7 आ जाएगा। इसको फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 5 जा 40। ठीक है, इसमें रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, फिर से 8 को डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, क्लियर हो चुका। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 रिमाइंडर जो बचा रहेगा। तो ये हम लोग बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 547 टू द बेस 8। क्लियर हो चुका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नंबर सीरीज के अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ज़रूर उसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ यूटिलिटी यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल डिस्क स्पेस। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास हार्ड डिस्क में 1 टेराबाइट ऑफ डिस्क जो है वो स्पेस जो है अवेलेबल है। अब कुछ जो ऐसे रहते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े फाइल्स रहते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो
पर्टिकुलर फोल्डर है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसकी फाइल साइज जो है, अगर हमारे पास नॉर्मल हमने कॉम्प्रेशन नहीं किया तो 3.5 GB है, तो उसी को अगर हमने कॉम्प्रेस करके रखा तो उसी को हम 1.5 GB के अंदर ही करें, तो अल्टीमेटली हमने स्पेस सेव किया, ठीक है, 2 GB का। तो ये इसको हम लोग कहते हैं फाइल कॉम्प्रेशन प्रोग्राम। तो WinRAR इसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा एक मेजर प्रोग्राम है, ठीक है, WinRAR, ठीक है। ये क्या करते हैं, जिप फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट करने का काम या फिर उसको कंप्रेस करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग जो अवेलेबल डिस्क स्पेस है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। क्लियर हो चुका गाइस? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोटपैड इज अ टाइप ऑफ विच सॉफ्टवेयर। नोटपैड जो है एक कौन से टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है गाइस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नोटपैड जो है एक हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है, जिससे हमारे पास शेयरवेयर, कमर्शियल, प्रोप्राइटरी ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। जरूर कन्फ्यूजन होता है गाइस, ठीक है, ये आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सिंपल क्वेश्चन को भी हम लोग काफ़ी बार मार्क फॉर रिव्यू करके आ जाते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। क्लियर हो चुका? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। तो ये था हमारा गाइस कंप्लीट सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन सिंपल सा है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच बिटवीन टैब्स इन अ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम अगर आप ओपन करके रखे हो तो उसके अंदर कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके हम लोग जो टैब्स रहते हैं हमारे पास में उसमें आप स्विच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस साल भी पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। तो इसका आप मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं आता है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको उसका करेक्ट आंसर जो है बता दूंगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, ठीक है। रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके वॉच करो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा गाइस, और हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर हम लोग डे 3 के भी कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।